अच्छा, नीट यूजी वालों के लिए ये पूरी मूवी बनाई है। इस कहानी में डायना डीएनए है, लोगन लाइगेज एंजाइम है, बैटमैन की बैट टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी। इस तरह ये एक बार आप कहानी देखें, पूरा बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर 9 याद हो जाएगा। सिर्फ 41 मिनट वीडियो को दें, फिर सवालात हल करें, बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म। बैटमैन बामुकाबला आउलमैन, ओमनी वायरस पेंडेमिक। पहला अमल। C4 दीवार से बांध दिया। बैटरैंक का निशाना लें। लेजर ब्लास्टर निशाने की तरफ और तैयार है। आपके इशारे का इंतजार है। अभी। डायना। हाँ। इन कटानाओं से ये जंजीरें कट जानी चाहिए। बैटमैन, डायना, आप ठीक है? मैं प्यासी हूँ। फ्रिज में पानी नहीं, केवल ठंडे इथेनॉल पेय हैं जो पानी की कमी में सुरक्षित नहीं है। वो ढूंढे जिसमें सबसे कम अल्कोहल मात्रा हो। इसमें आधी% शराब ब वॉल्यूम है। ये चलेगा। नाइटविंग, आप किधर हैं? हमें बाहर जाना है, इससे पहले कोई आए। आपके बिल्कुल पीछे। मैं माले गनीमत उठा रहा था। आपको क्या मिला? मैंने कंप्यूटर से कुछ डेटा निकाले हैं। शाबाश, चलते हैं। बैट केव में स्वागत है। हाइब्रिड बिस्तर को ठीक करें। तैयार। कंप्यूटर, इनकी सेहत पर जांच शुरू करें। इलेक्ट्रॉनिक स्कैन शुरू कर रहा हूं। चोटों की निशानदेही कर रहा हूं। एनेस्थीसिया देकर स्थिर कर रहा हूं। अमेजॉन क्रिप्टानी हाइब्रिडों का तुलना कर रहा हूं। रेडियोग्राफ छाप रहा हूं। जांच मुकम्मल हुई। कोई बड़ी चोट नहीं मिली। मामूली चोटों की जांच सुरक्षित कर रहा हूं। जबरदस्त। डायना, इधर आराम करें। कोई खास चोट नहीं है, आप ठीक हो जाएंगी। रिचर्ड, आप भी थोड़ा आराम करें, हमें कल बहुत काम करना है। बिल्कुल। कैद खाने में जो फाइलें मिली थी उनकी डिक्रिप्शन करके सोता हूं। शब बखैर। दूसरा अमल। कल बचाने का शुक्रिया। आपका स्वागत है। आपकी सेहत कैसी है? बिल्कुल सही। इस प्रोब को पहने। क्या ये मेरे ऊपर जासूसी करने के लिए है? नहीं, ये मेरे ऊपर जासूसी करने के लिए है। इधर आएं। क्या? हो सकता है आप इन्फेक्टेड हो। उन्होंने नया वायरस रिहा किया है। हमने वो डेटा डिक्रिप्ट किए हैं जो उस कैद खाने में थे जिसमें आप थीं। मुझे उम्मीद है ये चिमगादड़ों से ना आया हो। ये वाला उल्लुओं से आया है। अहलन रिचर्ड, रिहाई का शुक्रिया। अहलन दाइयाना, कोई मसला नहीं। आप सबको मरहबा। मैं अपने अड्डे के लिए 6 हैंडहेल्ड टेलीपोर्टरें लाया हूं। न्यूज़ ये कुछ और नई चीज़ें जो मैंने ली हैं। एक्सोस्यूट, टैक्टिकल सेबर, टैक्टिकल बायोमैकेनिकल हार्ट, एम्पलीफाइड परव्यू सेंसर, एम्पलीफाइड प्रॉक्सिमिटी सेंसर, रेडिएशन परव्यू सेंसर, इकोलोकेटर, क्लेमोर। मरहबा डेमियन, ये आपकी कतानाएं। शुक्रिया। अहलन डेमियन, इस इकोलोकेटर का उपयोग करें। ये 5वीं नस्ल का है। याद से इसको अपनी आंखों के हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। मरहबा डेमियन, आपकी कटानाइन बहुत काम आई। शुक्रिया। खैर, सब यहाँ मौजूद हैं, तो नवीनतम खबर पर बहस करते हैं। फाइलों ने घर सिग्नल भेजा जब हमने इनकी एन्क्रिप्शन तोड़ी। ये उनके मंसूबे का हिस्सा था कि डायना को कमजोर निगरानी में ऐसी फाइलों के साथ छोड़ दें जो डिक्रिप्शन पर लोकेशन भेज देती है। अब उनको मालूम है कि हम बिल्कुल किधर हैं और इधर आएंगे मुझे इलाज बनाने से रोकने के लिए। इससे ये भी समझ आता है कि एन्क्रिप्शन इतनी कमजोर क्यों थी। काम पर लग जाएं, हम देख लेंगे। इतना सादा नहीं। उनके पास हमसे ज्यादा सुपर विलन है। हम चारों अपने बल पर यह नहीं कर सकते।
मैंने आपके प्रोब को रेडियो एक्टिव कर दिया है और दोनों कंगनों को नेगेटिव चार्ज दे दिया है, तो प्रोब किसी पर भी बैठ जाएगा। ये आपको मेरे बैट कंप्यूटर में पहुंच दे देगा और हमसे वायरलेस तरीके से बात करने की इजाजत देगा। बैट कंप्यूटर से आप सब देख सकते हैं कि कौन कौन से सुपर हीरो निष्क्रिय हैं और उनको बतौर जरूरत बुला सकते हैं। ये मुझे बाहर मिला। ये कहता है, मुझे ये पहेली सुलझाओ। मैं आर से शुरू और आर पर खत्म। मैं लोगों को ले जाता हूं बहुत दूर। मेरे मालिकों के पास बड़ा घर है। पढ़ने वाले मुझे कहते हैं पैलिंड्रोम। मैं क्या हूं? रेस कार। मगर इन सब का क्या मतलब? वो दौड़ गाड़ी भेजेंगे अपने पहले हमले के तौर पर। उन्होंने भेज भी दिए। डायना और नाइटविंग फॉरेक्स सुपर हीरो को ढूंढे। रॉबिन गैटलिंग तोप पर बैठे। अगर आप दौड़ गाड़ियों के बीच से थोड़ा दूर मारें तो शायद आप उन्हें बहुत करीब आने से पहले रोक लें। छत खुली है और आप पर कुछ भी फेंका जा सकता है, तो हमेशा अपने एक्सोसूट में रहिएगा। अबू, आपका 5वीं नस्ल का एकोलोकेटर धुंधली तस्वीर दिखा रहा है। मुझे गैटलिंग तोप ही बड़ी मुश्किलों से नजर आ रही है। निशाने का बीज तो दूर की बात। बताया था ना, उसको पहले आरास्ता कर लें। दुश्मनों ने मुझे उसका समय नहीं दिया। मैं अपने पहली नस्ल के इकोलोकेटर का उपयोग कर रहा हूं। गाड़ियों की लंबाई यहां से बहुत छोटी नजर आ रही है। मैं सबसे अच्छी जगह पर मारने लगा हूं। रुके, उनका आर्मर मेरी उम्मीद से दुगना निकला। मैं मारने की ताकत दुगनी कर रहा हूं। 3 सेकंडों बाद दोबारा मारना शुरू करें। वाह, शुक्रिया। दोनों रुक गईं। एक वेक्टर गाड़ी लगती है और दूसरी मेरे लिए अजनबी है। जबरदस्त रॉबिन, कुछ देर आराम करें। मैं आपकी जगह पर आता हूं। शाबाश रॉबिन। इसे मैं कहती हूँ बैड डिफेंस। मैं जाकर इन्हें देखती हूँ। तीसरा अमल। गाड़ी में एक मर्द है, बेहोश लगता है। मैं गाड़ियां हथियार घर में लेकर जा रही हूँ। मैं आ रहा हूं। कौन हो तुम? शुभ रात्रि। संरक्षित शक्ति चालू। कौन हो तुम? मैं एरिस हूँ। मैं अंधेरे की सल्तनत से आया हूँ और तुम्हारी रूह लेने के लिए तैयार हूँ। डायना साथियों से एरिज अपने तमाम भ्रमों के साथ खत्म हो गया है। चौथा अमल। किसी ने छत पर डिसरप्शन फील्ड जनरेटर गिराया है। गैटलिंग तोपों में से कोई भी काम नहीं कर रही। बैटमैन, क्या आप हंगामी बिजली इधर भेज सकते हैं? ये ले, उड़ा दें उसको। मेरे पास अब तक कोई बिजली नहीं आई। शायद डिसरप्शन बहुत जोरदार है। तो फिर शोला बंदूकें इस्तेमाल करें। उनको बिजली की ताकत की जरूरत नहीं। मैं शोला बंदूकों से जला रहा हूं, मगर यह गर्मी स्थिर है। असल में यह खुद ही बहुत गर्मी पैदा कर रहा है। क्या आप इसे ठंडा करने के लिए कुछ दे सकते हैं? बर्फ बंदूकें खोल दी हैं, जमा दें उसको। बर्फ बंदूकें काम कर रही हैं। तापमान नीचे जा रहा है। उन्होंने तोप गोलाबारी शुरू कर दी है। यहां पर मौत की बारिश हो रही है। बर्फ बंदूकें एक एक करके तबाह हो रही हैं। बस तहखाने के रास्ते में 2 प्रॉक्सिमिटी माइनें चलाकर वहां से निकले। ये यकीनी बनाएं कि कोई तहखाने तक आपका पीछा मत करे। दोनों प्रॉक्सिमिटी माइनें चालू हैं। वह डॉक्टर पोलेरिस है। एक्वामैन, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आगे कहिए।
टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाए। तापमान वापस ऊपर जा रहा है। वो यहां पर एक पुल बढ़ा रहा है। बैट केव में स्वागत है। एक्वामैन, नाइटविंग ऊपर पोलरिस से लड़ रहे हैं। हर चीज पर आग लगी है और लगता है जो कुछ उसने तैनात किया है वो गर्मी स्थिर है। अगर आप तापमान को नीचे ला सकते हैं तो फिर इससे उसकी तमाम प्रणालियां बंद हो जानी चाहिए। नाइटविंग, नाइटविंग, मैं जाता हूं। नहीं बैटमैन, मैं जाता हूं। मैं अपनी पानी की ताकतों से चीजों को ठंडा कर सकता हूं। तुम्हें देर हो गई एक्वामैन, मेरा काम हो गया है। लेकिन मेरा काम बाकी है। बैटमैन, पोलैरिस मेरे पानी के कमरे में कैद है। मैं आपको उसकी उंगलियों के निशानात भेज रहा हूं। नाइटविंग यहां ऊपर ठीक हैं। उनका संचार प्रणाली खराब हो गया है। तोपों का शायद गोला बारूद खत्म हो गया है। मैं स्थिति का जायजा लेने जा रहा हूं। उंगलियों के निशानात मिल गए। ये नील है। एक्वामैन, नाइटविंग को कंप्यूटर लैब में भेजें नई चीजें लेने के लिए। मैं आपके साथ आ रहा हूं। बाकी सब निगरानी करते रहें। 5वां अमल। कॉलोसस और वॉल्वरिन ने अपनी मुहिम मुकम्मल कर ली है। मैं उनको बुला रही हूं। पीटर, लोगन, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, आगे फरमाएं। टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाएं। बैट केव में स्वागत है। बैट केव में स्वागत है। लोगन, एलियन गाड़ी के टुकड़े बाहर हैं। उनको हथियार खाने में ले जाएं, जहां आपको वेक्टर गाड़ी के टुकड़े मिलेंगे रिकॉम्बिनेशन के लिए। पीटर, इनकी मदद करें। ये तो बहुत चिपकने वाले हैं। इससे आपका काम आसान हो जाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? ओकामुरा को फोन कर रहा हूं। ओकामुरा? टॉयमैन, ये वो हैं जिन्होंने पहली रिकॉम्बिनेंट गाड़ी बनाई थी। जी कॉलोसस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उन्होंने बैटकेव पर एक बैलिस्टिक मिसाइल भेजा है। हमारी रक्षा प्रणालियां अब तक डिस्रप्शन के प्रभावों से ठीक नहीं हुई हैं, तो मैं उसको हवा में रोकने के लिए अपना विमान भेज रहा हूं। लेकिन उसे चूकने की संभावना है, तो आप लोग मेरे बैटकेव को छोड़ सकते हैं। छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं आपके विमान में बैठकर अपनी आंखों से देखकर बैलिस्टिक मिसाइल को खुद सह सकता हूं। शायद आपका विमान भी बच जाए। क्या आपको यकीन है उसके गोलाबारी के पुलिंदे में सख्त धात जैसे सोना और टंगस्टन शामिल है? मैं सह सकता हूं। मेरे विमान में बैठ जाए। मैं उसकी दूर से रहनुमाई करूंगा और आखिरी पल में आपको निकाल दूंगा। धमाके के बाद एक और विमान आपको पकड़ लेगा। करते हैं। मेरे पास निशाने पर दृश्य पुष्टि है। छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाएं। दरवाजा खोल रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1, अभी। पकड़ लिया। वापस स्वागत है। क्या जबरदस्त करतब किया आपने। शुक्रिया। गाड़ी अच्छी है। आपने इतनी जल्दी बना ली। हाँ, बैट टेक्नोलॉजी का शुक्रिया। न्यूज़ मुझे ओकाम्यूरा से भी थोड़ी मदद मिली। डायना, इसको टेस्ट ड्राइव पर ले जाना चाहेंगी? बहुत अच्छे लोगन। ये रिकॉम्बिनेंट गाड़ी उत्तम है। ये सबसे मजबूत धातुओं में से एक से बख्तरबंद है। जबरदस्त। तो मैं इसमें बदल जाता हूं। 6वां अमल। नील कैद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मुहिम पूरी कर ली। उनके माध्यम से हमने जो सुना और देखा, उसके अनुसार हमारी दिलचस्पी की चीज तहखाने में है। अब ये बैटकेव की तस्वीर उन्होंने भेजी हैं आपके अध्ययन के लिए। सैमुअल, योजना का खुलासा करें।
मैं चुपके से एम्फीबियस कॉम्बैट वाहन के जरिए अंदर जाऊंगा, रेडार जैमर लगाऊंगा, मेन ट्रांसफॉर्मर की पहचान करके उसको बंद कर दूंगा। शुभ। याद रखें कि वाहन को बहुत करीब लेकर न जाइएगा, वरना आपका पता लग जाएगा। आपको बाहर निकलकर तैरना होगा जब आप उनकी जमीन के करीब पहुंच जाएं। हम विमान में आपका पीछा करेंगे। आप क्या कर रहे हैं स्नार्ट? एक दोस्त है जिसके पास मिलता जुलता हुनर है, क्या मैं उसको बुला लूं? नहीं, एक कप्तान कोल्ड कई नौसिखिए कोल्डों से बेहतर है। वैसे भी हमारे पास समय नहीं। सब अपने हथियार तैयार करें और विमान में बैठ जाएं। मैं उनके इलाके के पास हूं, वाहन छोड़कर रेडार की ओर जा रहा हूं। उस बेवकूफ एक्वामैन ने कुछ मछलियां यहां गश्त पर छोड़ रखी हैं। क्या आप ठीक हैं मिरर मास्टर? मैं ठीक हूं रिडलर। एक्वाटिक हार्पून की बदौलत जो मुझे वाहन में मिला, रेडार जैमर लगा दिया है। अब आप यहां सुरक्षित उड़ सकते हैं। मेन ट्रांसफॉर्मर ढूंढ रहा हूं। ट्रांसफॉर्मर बंद कर दिया है। रक्षा प्रणालियों को थोड़ी देर के लिए बंद रहना चाहिए। आप लोग अब पैराड्रॉप कर सकते हैं। साथियों, उन्होंने अभी तोपें तबाह की हैं। राजकुमारी, बैटमैन और रॉबिन को इधर आने में 322 सेकंड लगेंगे। प्लास्टिक, हमें जल्दी से सिंहद्वार को तोड़कर गुजरना है। आपके पास वो बम तैयार है? हाँ, बम लगा दिया है। धमाका शुरू करने वाली हूं। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छे। ऑलमैन, आपसे शुरू करते हैं। जाएं, डेटा हासिल करें। बाकी सब हर कमरे की जांच करें। घुसपैठ चेतावनी, वो लोग छत से घुस गए हैं। मुझे आप सबकी बैठ के में जरूरत है। नहीं, आप सब पिछले दरवाजे से बाहर आए मेरी जगह पर। हम एक साथ हमला करेंगे। इतनी देर क्यों लगी नाइटविंग? आपको कोई चेतावनी नहीं मिली? उन्होंने शायद हमारे छत वाले रेडार और ट्रांसफॉर्मर को निष्क्रिय कर दिया है। मुझे कोई चेतावनी नहीं मिली। मैंने इन सब के डेटा नकल कर लिए हैं। यहां हमारी दिलचस्पी की चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसे तहखाने में होना चाहिए। 7वां अमल। आपकी समय निर्धारण का शुक्रिया क्लार्क किंग। यहां से मैं वापस नेतृत्व लेता हूं। खेल खत्म बैटमैन। ये आग लगाने वाला उपकरण तुम्हारी तमाम मेहनत का खात्मा कर देगा। रुको, ये पूरी इमारत को तबाह कर देगा और हम सबको मार देगा, तुम समेत। नहीं, ये केवल बायोरिएक्टर को नष्ट करेगा। मुझ पर भरोसा रखो। ये कैसे मुमकिन है? इसको तो आग में होना चाहिए। ये स्टर टैंक बायोरिएक्टर नहीं है। इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं, जिसका मतलब तुम्हारे खिलौने के लिए कोई दहन ईंधन नहीं। तो तुमने बायोरिएक्टर को कहीं और रख दिया? शायद अगली बार नील से बेहतर शख्स को भेजना जो तुम्हें नवीनतम जानकारी दे सके। हम जल्द दोबारा मिलेंगे बैटमैन। बैटमैन साथियों से ऑलमैन भाग गया। सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर सुरक्षित है। एजिटेटर प्रणाली तैयार। ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली तैयार। फोम नियंत्रण प्रणाली तैयार। तापमान नियंत्रण प्रणाली तैयार। पीएच नियंत्रण प्रणाली तैयार। स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर चालू हो गया है। तो आपको पता था कि नील ने उनको जानकारी भेज दी है? हाँ, इसीलिए मैंने तहखाने से असली बायोरिएक्टर को हटाकर नकली से बदल दिया था। तहखाने में जो टैंक है उसमें क्या था? सिर्फ पानी। उसके आग लगाने वाले उपकरण में सफेद फास्फोरस था जो पानी के अंदर बंद हो जाता है। और असल बायोरिएक्टर कहाँ है? वो साफ नजरों में छुपा हुआ था, गाड़ी खाने में। इलाज तैयार है। सब लोग एक इंजेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। एक भी सिरिंज मुझ पर काम नहीं करती ब्रूस। मुझे मानव रूप में बदलना नहीं चाहिए जब तक ठीक ना हो जाऊं।
चिंता न करें, आपकी मोटी त्वचा के लिए मेरे पास माइक्रो इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है। डायना इनकी मदद करें। इधर आए पीटर, इस माइक्रो पाइपेट से हो जाएगा। 8वां अमल। आप सबका शुक्रिया। विदा कहने का वक्त आ गया है। तो क्या ये वैक्सीन बिक्री के लिए तैयार है? नहीं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बाकी है। डाउन क्या? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और प्रेजर्वेशन शामिल हैं। इसके बाद हमें आप लोगों की जरूरत होगी विपणन के लिए। ठीक है, कोई मसला नहीं। हम संभाल लेंगे। बिल्कुल, कभी भी। शुभ रात्रि। इधर आए। अब क्या? जिसने जीव विज्ञान का सम्मान नहीं किया, जीव विज्ञान ने उसका सम्मान नहीं किया। हमें पूरी इम्यूनिटी हासिल करने में 6 हफ्ते लगेंगे। मैं एक अमेज़न हूं। ये ओमनी वायरस महामारी है। ऑलमैन तमाम जीवन को खत्म करना चाहता था, सिर्फ इंसानों को नहीं। वैसे भी हमारी मुहिम अभी खत्म नहीं हुई। वो यहां से कुछ बायोटेक्नोलॉजी ले गया है। वो कौन सा हिस्सा लेकर गया? वो हिस्सा जो एक जानवर को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होता है। उसमें कुछ विदेशी जीन डालकर उसके जीनोटाइप को बदलना। जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला हिस्सा। हाँ, इस बार हमें उसके हमले से पहले तैयार होना होगा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अच्छा, पास पेपर्स के करीबन सारे सवाल इस कहानी में शामिल हैं। बस ये टॉपिक सीक्वेंस तरतीब अलग इसलिए रखी गई है क्योंकि किताब में स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम नहीं दिया हुआ। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक मोलेकुलर टेक्निक है जिससे मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जीन्स को जोड़कर एक नया डीएनए बनाते हैं। अब हम एक एक करके इसके सारे स्टेप्स देखेंगे। आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। पहला अमल। ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। ये दिखाया गया है डायना से। डीएनए बंद होता है एक सेल में जिसे कैद खाने प्रिजन सेल से दिखाया गया है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कई अकदाम स्टेप्स हैं जो शुरू होते हैं डीएनए की अलहदगी, आइसोलेशन से। ये कदम कहानी में डायना की कैद खाने में कैद और उनकी आखिरकार उस कैद खाने से रिहाई के ज़रिए दिखाया गया है। तो डीएनए को हासिल करने के लिए हमें सेल को तोड़कर खोलना होता है, जो कि सेल की किस्म पर मुनहसर डिपेंडेंट मुख्तलिफ एंजाइम्स के ज़रिए होता है। कहानी में हम देख सकते हैं कि बैटमैन और नाइटविंग आते हैं डायना को बचाने, और हर हथियार जो वो किसी चीज़ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम और उसके सबस्ट्रेट के मुरक्कब कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स की निशानदही करता है। तो लाइसोजाइम का बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना लेज़र ब्लास्टर के बैटेरैंग को मारने से दिखाया गया है। सेलुलेज का पौधे की सेल वॉल को तोड़ना C4 बॉम्ब का कैद खाने की दीवार वॉल को तबाह करने से दिखाया गया है। और कार्टिनेज का फंगस की कार्टिन को तोड़ना कटानाओं का जंजीरों चेन्स को काटने से दिखाया गया है। अच्छा, खालिस प्योर डीएनए को हासिल करने के लिए सेल को तोड़कर खोलना काफ़ी नहीं होता। हमें और भी मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट हजम करने होते हैं, जैसे कि राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लियस से और प्रोटीन्स प्रोटीएस से। आखिर में डीएनए बाहर तरसीब प्रेसिपिटेट कर जाता है ठंडे इथेनॉल के डालने से। यह हकीकत फैक्ट बैटमैन का डायना को ठंडी शराब देने से दिखाया गया है। आपके पिछले पर्चों में सदर्न हाइब्रिडाइजेशन पर एक इत्तफाकी सवाल है, तो मुझे पूरा करने के लिए उसको भी शामिल करना पड़ा, वरना इस पहले अमल को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था। खैर, सडन हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिड बेड से दिखाया गया है, एक तरीका है डीएनए सैंपल्स में एक ख़ास डीएनए की सीक्वेंस की डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन का, ढूंढने और नापने का। इसमें शामिल है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रॉनिक स्कैन से दिखाया गया है। ब्लॉटिंग, चोटों की निशानदही ब्लॉटिंग से दिखाया गया है। इमोबिलाइजेशन, एनेस्थीसिया से साकिन इमोबिलाइज करने से दिखाया गया है। हाइब्रिडाइजेशन, अमेज़न क्रिप्टोनी हाइब्रिड्स के मवाजने कंपैरिजन से दिखाया गया है। और ऑटो रेडियोग्राफी, एक्सरे जिसे सही में रेडियोग्राफ कहते हैं, उससे दिखाया गया है। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दूसरा अमल। हमने जो डीएनए पिछले स्टेप में अलग किया था उसे काटना होता है एंजाइम से, जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि रॉबिन से दिखाया गया है। पहला टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो अलग किया गया था वो है हाइन D2, जो कि हैंड हेल्ड टेलीपोर्टर से दिखाया गया है, और ये पहली चीज़ है जिसका रॉबिन जिक्र करते हैं। ये 6 बेस पेयर्स के पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है
जो कि दिखाया गया है रॉबिन का अपने अड्डे बेस के लिए 6 हैंडहेल्ड टेलीपोर्टर्स लाने से। प्लाज्मिड PBR 322 के मुख्तलिफ जीन्स पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं मुख्तलिफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। तो प्लाज्मिड के एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पर हमारे पास साइट्स हैं PST1 और PVU1 के लिए, जो कि एम्पलीफाइड प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एम्पलीफाइड परव्यू सेंसर से दिखाए गए हैं। फिर प्लाज्मिड के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर हमारे पास साइट्स हैं BAMH1 और SAL1 के लिए, जो कि टैक्टिकल बायोमैकेनिकल हार्ट और टैक्टिकल सेबर से दिखाए गए हैं। और प्लाज्मिड के रिप्रेसर ऑफ प्राइमर ROP जीन पर हमारे पास साइट है PVU2 के लिए, जो कि रेडिएशन परव्यू सेंसर से दिखाया गया है। नीस प्लाज्मिड के बाकी जीन्स पर हमारे पास साइट्स हैं EcoR1, CLA1 और HindD3 के लिए, जो कि फर्स्ट जनरेशन एक्ोलोकेटर, क्लेमोर और हैंडहेल्ड टेलीपोर्टर से दिखाए गए हैं। बाकी रेस्ट्रिक्टेजेस की मिसालें हैं XHO1 और EcoR5, जो कि एक्सोसूट और 5th जनरेशन एक्ोलोकेटर से दिखाए गए हैं। EcoR5 अपने सबस्ट्रेट पर खुंडे किनारे ब्लंट एंड्स बनाता है। ये कहानी में दिखाया गया है जब बैटमैन रॉबिन को अपना 5th जनरेशन एक्ोलोकेटर देते हैं और वो धुंधली तस्वीरें दिखाने लगता है। अब इससे पहले कि हम पढ़ें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम किस तरह करते हैं, हमें पैलिंड्रोम्स पर बहस करनी होगी। आमतौर से पैलिंड्रोम ऐसा लफ्ज़ होता है जो उल्टा और सीधा एक जैसा पढ़ा जाए, जैसे सिविक, रेस कार, दामाद, शाबाश। जेनेटिक्स में पैलिंड्रोम डबल स्ट्रैंडेड DNA या RNA मॉलिक्यूल में एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है जिसे एक डायरेक्शन ओरिएंटेशन से एक स्ट्रैंड को पढ़ना उसी डायरेक्शन ओरिएंटेशन से उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को पढ़ने के बराबर है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे जब आने वाले सवालात हल करेंगे। तो पैलिंड्रोम की शनाख्त आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि स्ट्रैंड के बीच में से एक वर्टिकल लाइन खींचें और उसको उस लकीर पर तय फोल्ड करें। अगर बेसिस के जोड़े पेयर्स बनते हैं, यानी ग्वानिन का जोड़ा साइटोजीन से और एडेनिन का जोड़ा थायमिन या यूरासिल से, तो ये एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। बस आपको यही करना है अगर आपको सिर्फ एक पट्टी, एक स्ट्रैंड दिया गया है। लेकिन अगर आपको दोनों स्ट्रैंड दिए गए हैं तो फिर आपको दूसरा स्ट्रैंड भी पढ़ना होगा उसी सेम डायरेक्शन में और देखना होगा ये कि ये पहले स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री है और मिलता है बिल्कुल या नहीं। इस वीडियो को यहीं रोकें और हल करने की कोशिश करें कि इन 12 में से कौन कौन से पैलिंड्रोम्स हैं। ठीक, ध्यान देंगे कुछ सवालात आपको ओरिएंटेशन से चकमा देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सवाल 11 में अगर आप डायरेक्शन को नज़रअंदाज इग्नोर करें तो वो एक परफेक्ट पैलिंड्रोम लगता है, लेकिन अगर आप दोनों स्ट्रैंड्स को 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो फिर आप फ़ौरन समझ लेंगे कि शुरुआत के बेसिस थायमिन और एडेनिन और बाकी सब बेसिस भी बिल्कुल नहीं मिलते। इसी तरह सवाल 7 में कह लें कि आपको दोनों स्ट्रैंड्स 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ने हैं, तो फिर ना ही शुरुआत के बेसिस ग्वानिन और साइटोजीन और ना ही बाकी सब मिलते हैं। फ्यू, क्या लंबी सवारी थी गाड़ियों पर, मेरा मतलब पैलिंड्रोम्स पर। अब मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन पैलिंड्रोम के कॉन्सेप्ट मफहूम को पक्का करने के बाद भी आपको ऐसा सवाल मिल सकता है जिसमें रट्टे की ज़रूरत पड़े, और यहाँ पर मेरा स्टोरी निमोनिक आता है। कहानी में रॉबिन अपना फर्स्ट जनरेशन एक्ोलोकेटर पहनते हैं और गैटलिंग मुनाचे पर बैठ जाते हैं। ये एंजाइम EcoR1 के पैलिंड्रोम 5 प्राइम GAATC 3 प्राइम 3 प्राइम CTTAG 5 प्राइम को पहचानने की सलाहियत की नुमाइंदगी है। ध्यान दें कि रॉबिन गैटलिंग तोप के ऊपर बैठे हैं, जिसका मतलब हमें ऊपर वाली पट्टी से गर्ज है जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन ओरिएंटेशन में लिखी गई है। आमतौर पर रेस्ट्रिक्टेजेस काम करते हैं शनाख्त आइडेंटिफिकेशन करके पैलिंड्रोम्स की, जो कि दौड़ गाड़ियों रेस कार से दिखाए गए हैं। उनकी लंबाई का मुआयना एग्जामिनेशन करके, जो कि ऊपर से रॉबिन के रेस कार्स को देखने से बताया गया है, और इनकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन पर हमला करके, जो कि रॉबिन का अफजल जगह स्वीट स्पॉट का निशाना लेने से बताया गया है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस कभी कभार बीच से थोड़ा हटकर काटते हैं, जो कि बताया गया है बैटमैन के रॉबिन को बीच से हटकर मारने के मशवरे से। बैटमैन रॉबिन को यह भी मशवरा देते हैं कि अपने एक्सोसूट को पहन कर रखना, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के इन विट्रो यानी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जैसे कि टेस्ट ट्यूब में काम करने की सलाहियत की तरफ इशारा है। आखिर में बैटमैन को आगाही होती है कि उनको हथियारी ताकत फायर पावर दुगनी करनी पड़ेगी दौड़ गाड़ियों के दुगने डबल आर्मर बख्तर के हिसाब से।
ये दिखाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स पट्टियों को काटेगा। दो गाड़ियों को तबाह करने के बाद रॉबिन एक वेक्टर कार को पहचान लेते हैं और दूसरी उनके लिए अजनबी होती है। ये नुमाइंदगी है वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए की। नीज रॉबिन का दोनों वेक्टर गाड़ी और एलियन गाड़ी पर हमला करना इस फैक्ट हकीकत की निशानदही करता है कि दोनों वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए पर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अटैक हमला करता है। आगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। तीसरा अमल, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने जो डीएनए के टुकड़े फ्रैगमेंट्स बनाए हैं वो आगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलहदा किए जाते हैं। आगरोस मैट्रिक्स जो कि एरीज से दिखाया गया है छन्नी जैसा असर सीव लाइक इफेक्ट देता है। चूँकि डीएनए पहले से ही नेगेटिवली चार्ज होता है जो कि डायना की कंगनों को नेगेटिव चार्ज देकर बताया गया है, हम उसको एनोड टर्मिनल की तरफ ले जा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे अगरोस मैट्रिक्स में से, जो कि एरीज का डायना को इलेक्ट्रिक टर्मिनल की तरफ धकेलने से दिखाया गया है। अलहदा किए गए डीएनए फ्रैगमेंट्स को देखा जा सकता है अगर उन्हें एथिडियम ब्रोमाइड से रंग करके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नीचे रखें, जो कि दिखाए गए हैं ईएमपी ग्रेनेड से और धूप से, क्योंकि धूप का 10% यूवी रेडिएशन है। फ्रैगमेंट्स ब्राइट ऑरेंज बैंड्स जैसे नज़र आते हैं, जो कि दिखाया गया है ब्राइट ऑरेंज फ्लेम्स शोलों में जलते हुए गाड़ी के टुकड़ों से। आखिर में डायना कहती हैं कि उन्होंने एरीज और उसके तमाम हिस्सी फराइब इल्यूजन्स को ख़त्म कर दिया है। ये इल्यूशन की तरफ हवाला है फ्रैगमेंट्स को आगरोस जेल से निकालने का तरीक़ाकार। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चौथा अमल, ज़रूरी इंपॉर्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए एम्पलीफाई किया जा सकता है, उनकी तादाद बढ़ाई जा सकती है। पीसीआर के 3 मरहले स्टेजेस हैं। पहला स्टेज डीनेचरेशन, जो कि डिस्ट्रप्शन फील्ड जनरेटर से दिखाया गया है। पहले मरहले में दर्जा हरारत टेम्परेचर को बढ़ाते हैं करीबन पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक, जो कि शोला बंदूक फ्लेम गन से दिखाया गया है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को पिघाल डीनेचर करके 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स दे देता है। दूसरा स्टेज अनीलिंग, जो कि तोप गोलाबारी आर्टिलरी फायरिंग से दिखाया गया है। दूसरे मरहले में दर्जा हरारत तापमान को कम किया जाता है करीबन पानी के बॉइलिंग पॉइंट के आधे तक, जो कि बर्फ़ी बंदूक आइस गन से दिखाया गया है। इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ अनील कर देता है प्राइमर्स से, जो कि 2 प्रॉक्सिमिटी माइंस से दिखाए गए हैं। इस तरह 2 प्राइमर टेम्पलेट हाइब्रिड्स बन जाते हैं और फिर वहाँ से डीएनए को बनाना शुरू कर देता है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डॉक्टर पोलेरिस से दिखाया गया है। तीसरा स्टेज एक्सटेंशन, जो कि पुल ब्रिज एक्सटेंशन से दिखाया गया है। तीसरे मरहले में टेम्परेचर तापमान वापस बढ़ाया जाता है, इस बार पानी के बॉइलिंग पॉइंट के करीबन 3/4 3/4 तक, जो कि इस तरह दिखाया गया है कि बर्फ़ी बंदूक आइस गन काम नहीं कर रही, यानी ठंडा करने को कुछ नहीं है। ये टैग पॉलीमरेज को नई डीएनए स्ट्रैंड्स बनाने देता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स की। पीसीआर का इस्तेमाल करके डीएनए की 1 अरब नकलें 1 बिलियन कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं। कहानी पर वापस आते हैं। बैटमैन एक्वामैन को मशवरा देते हैं कि टेम्परेचर को नीचे लाना होगा पोलेरिस के तमाम निज़ामात सिस्टम्स को बंद करने के लिए। ये हवाला है इस रिएक्शन में ज़्यादा तापमान की अहमियत का। नीज एक्वामैन का पोलेरिस को अपने पानी के हुजरे चैम्बर में बंद करना नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन है कि पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस में होता है। आखिरी एक्वामैन का उंगलियों के निशानात फिंगरप्रिंट्स भेजना बैटमैन को रिप्रेजेंटेशन है कि पीसीआर जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। लाइगेशन एंड इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। पांचवा अमल, एम्पलीफाइड डीएनए फ्रैगमेंट को वेक्टर डीएनए से मिलाया जा सकता है इस्तेमाल करके डीएनए लाइगेस को, जो कि लोगन से दिखाया गया है। अगर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल किया गया है एलियन डीएनए और वेक्टर डीएनए को काटने के लिए, तो फिर डीएनए के पास एक ही तरह के चिपचिपे सिरे स्टिकी एंड्स होंगे, जिससे लाइगेस ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, जो कि बताया गया है कोलोजस के लोगन को जवाब से कि चिपचिपे स्टिकी गाड़ी के टुकड़े उनका काम आसान कर देंगे। लाइगेशन का आखिरी हसीला एंड प्रोडक्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि दिखाया गया है रिकॉम्बिनेंट कार के अंडर डायना से। और पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया गया था प्लाज्मिड से साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के, जो कि ओकाम्यूरा टॉयमैन से दिखाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में डाला जा सकता है। इनमें से एक को कहते हैं बायोलिस्टिक्स, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से दिखाया गया है। आले डिवाइस को कहते हैं जीन गन या बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स में एक बहुत काम का होस्ट सेल एशेरिकिया कोलाई है, जो कि कोलोसस से दिखाया गया है।
तो बायोलिस्टिक्स में होता यह है कि सेल्स पर बम्बार्डमेंट की जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से लिपटे हुए गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स से, जो कि बताया गया है बैटमैन के कोलोसस को कहने से कि बम्बार्डमेंट पैकेज में सोना और टंगस्टन शामिल है। गोलाबारी बम्बार्डमेंट के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल्स में दाखिल हो जाता है और उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो कि दिखाया गया है कोलोसस के एक ज़्यादा ताकतवर रूप में ट्रांसफॉर्म होने से रिकॉम्बिनेंट कार माँ डायना को छूने के बाद। एक और तरीका कहलाता है वायरल ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स को इस्तेमाल करता है, जो कि 7वें अमल में दिखाया गया है डायना के क्लॉक किंग को डिसआर्म निहत्था करने से। जब इनको होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने की इजाज़त दी जाती है तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाल देते हैं। एक और तरीका जिसे कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो पाइपेट को इस्तेमाल करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बराह रास्त डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डालने के लिए, जो कि दिखाया गया है 7वें अमल में कि डायना माइक्रो पाइपेट पकड़ी हुई है कोलोसस के लिए। क्लोनिंग वेक्टर्स, छठा अमल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स आलात में शामिल हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, होस्ट और डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स। बाकी टूल्स की बात हो गई, अब हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर की, जो कि क्लॉक किंग से दिखाया गया है। क्लोनिंग वेक्टर एक डीएनए का टुकड़ा है जिसमें फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को शामिल किया जा सकता है क्लोनिंग के लिए। क्लोनिंग वेक्टर की सिफात फीचर्स में शामिल हैं 1. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि ऑल्डमैन से दिखाया गया है। 2. क्लोनिंग साइट, जो कि कैप्टन स्टार्ट से दिखाया गया है। 3. सिलेक्टेबल मार्कर और स्क्रीनेबल मार्कर, जो मिरर मास्टर और रेडार जैमर से दिखाए गए हैं। 4. रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, जो कि रिडलर से दिखाया गया है। 1. रेप्लिकेशन ओरिजिन एक ऐसा सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, जो कि बताया गया है क्लॉक किंग के ऑल्डमैन को हुक्म से कि बैट केव में जाना शुरू करें, और ये जुड़े हुए डीएनए के कॉपी नंबर को काबू कंट्रोल भी करता है, जो कि दिखाया गया है ऑल्डमैन का डायना की फाइल्स को कॉपी करने से। 2. क्लोनिंग साइट वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकग्निशन साइट है जिसकी हमने पहले बात की थी। सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन साइट बेहतर रहती है ताकि ज़्यादा फ्रेगमेंट्स ना बने, जो कि बताया गया है क्लॉक किंग का कैप्टन कोल्ड के दोस्त का इनकार करने से। 3. मार्कर जीन एक ऐसा जीन होता है जिसके ज़रिए पता लगाया जाता है कि न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस कामयाबी से एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में शामिल हो गया है। इसकी 2 एग्जाम टाइप्स हैं। पहला, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। ये ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की शनाख्त आइडेंटिफिकेशन करता है किसी एक सेल ग्रुप को मारकर, जो कि दिखाया गया है मिरर मास्टर का मेन ट्रांसफॉर्मर को पहचान कर उसको बंद करने से। सिलेक्टेबल मार्कर्स अक्सर होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, जो कि एक्वेटिक हार्पून से दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, जो कि एम्फीबियस कॉम्बैट व्हीकल सवारी से दिखाया गया है। दूसरा, स्क्रीनेबल मार्कर जीन, जिसे रिपोर्टर जीन भी कहते हैं, रेडार जैमर से दिखाया गया है। ये ट्रांसफॉर्म जीन के एक्सप्रेशन लेवल बताता है। क्लोनिंग वेक्टर की टाइप्स में शामिल है 1. बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो कि बैरल, स्कैटरगन, बंदूक और बस्ते बैकपैक से दिखाया गया है। 2. यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो कि योक्टोसेकंड टाइमर से दिखाया गया है। 3. रिट्रोवायरस, जो कि रिट्रैक्टेबल नाइफ छुरे से दिखाया गया है। इसे वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट डालने के लिए इंसानी लिम्फोसाइट में, जो कि लेज़र साइट से दिखाया गया है। 4. प्लाज्मिड, जो कि प्लास्टिक से दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर में डबल स्ट्रैंडेड और गोल सर्कुलर होता है, जो कि दिखाया गया है कि प्लास्टिक 2 सर्कुलर बॉम्ब्स पकड़ी हुई है। ये डीएनए के सिर्फ एक छोटे फ्रेगमेंट को क्लोन कर सकता है, जो कि फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड से दिखाया गया है। ये यूकैरियोटिक डीएनए से मिल सकता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ग्रेनेड से दिखाया गया है। अब प्लाज्मिड की 2 अकसाम हैं। पहला, वो प्लाज्मिड जिन्हें कहा जाता है रिलैक्स कंट्रोल में है। इनमें इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन को प्लाज्मिड जीन काबू कंट्रोल करता है, जो कि बताया गया है प्लास्टिक के बॉम्ब एक्सप्लोजन तबाही के इनिशिएशन से। दूसरा, वो प्लाज्मिड जिन्हें कहा जाता है स्ट्रिंजेंट कंट्रोल में है। इनमें रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस इनिशिएशन समेत बैक्टीरियल जीन काबू करता है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि टाइटेनियम के हार से दिखाया गया है, को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने में। ये पाया जाता है आग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में, जो कि टाइटेनियम फ्लैशलाइट से दिखाया गया है। प्लाज्मिड को मसनूई तौर पर आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। एक मशहूर मिसाल एग्जाम्पल है PBR 322, जो कि बताया गया है राजकुमारी, बैटमैन और रॉबिन की 322 सेकंड्स में आमद से।
कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स पैथोजेनिक होते हैं और उन्हें डिसार्म निहत्था करना होता है इससे पहले कि उन्हें किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ें ताकि वो रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालें। ये वही डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स हैं जिनका पहले जिक्र हो चुका है। कल्चरिंग द होस्ट सेल्स एंड ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। 7वां अमल। करीबन सब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़ में हदफ टारगेट यही होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के एक्सप्रेशन से काम का प्रोटीन बनाएं। कहानी में यह हसीला प्रोडक्ट है सिंथेटिक वैक्सीन जो बैटमैन ने बनाया है। बायोरिएक्टर बेहतरीन नशोनुमाई हालात ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस देता है मतलूब डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बायोरिएक्टर्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले स्टरिंग टाइप के हैं जिनमें शामिल हैं सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर को बनाया जाता है पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन की मौजूदगी के लिए। ये फैक्ट हकीकत कहानी में साफ बताई गई है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। 8वां अमल। बायोसिंथेटिक स्टेज के मुकम्मल होने के बाद प्रोडक्ट को सेपरेशन और प्योरीफिकेशन के प्रोसेसेस से गुजरना होता है जिन्हें मिलाकर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर प्रेजर्वेटिव्स डालकर क्लिनिकल ट्रायल्स पास करने के बाद वो बाजारकारी मार्केटिंग के लिए तैयार है। बस यही है जहाँ बेआरामी डिस्कम्फर्ट और तरदीदी दलाइल डिसकन्फर्मिंग एविडेंसेस ढूंढें। अस्सलामु अलैकुम।